हालांकि घटनास्थल से महज 50 कदम की दूरी पर ही पुलिस चौकी मौजूद है, लेकिन इस घटना के वक्त कोई भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। काफी देर तक हंगामा जारी रहा। हंगामे के काफी देर बाद इलाके में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। फिरोजाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पानी को लेकर पत्थरबार देखने को मिली है। दो गुटों में बंट गए, उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। एक तरफ अधिकारी थे तो दूसरी तरफ आम जनता, और उसके बाद क्या कुछ हाल हुआ वहां पर, क्या कुछ हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ तस्वीर थी, आप देख सकते हैं। वहीं फतेहपुर में दबंगों की दरिंदगी देखने को मिली है। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक पुजारी की जीप काट दी। दिल दहला देने वाली ये वारदात फतेहपुर के अशोथर थाने के बैजानी गांव की है। पुजारी के परिजनों का आरोप है कि धनराज नाम के एक होमगार्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुजारी की जीभ काट ली। घायल पुजारी की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अलीगढ़ में भी नाली के पानी को लेकर बवाल मचा। जिले के इगलास थाना क्षेत्र के टीकापुर गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी शुरू कर दी गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। निकाल के लिए आए, मतलब फायरिंग कर दी निकलती कोशिश हो गई। तो पानी को लेकर वॉर देखने को मिली। अलीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फायरिंग हुई और मारपीट में 4 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां पर भी पानी को लेकर बवाल हुआ। नाली के पानी को लेकर फायरिंग शुरू हो गई। दो गुटों में आपस में झड़प हुई और झड़प इतनी बढ़ गई कि बंदूकें निकल आई और फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। निकाल के लिए आए, मतलब फायरिंग कर दी निकलती कोशिश हो गई। बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को अगले 9 दिन तक जेल में ही रहना होगा। देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में बालकृष्ण की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के फैसले के बाद बालकृष्ण को देहरादून के सिद्धूवाला जेल में रखा गया है। बालकृष्ण जेल की बैरक नंबर 8 में रहेंगे। न्याय नहीं, यह निर्णय था। निर्णय हमें स्वीकार नहीं है, परंतु भ्रष्टाचारी। तो हम आपको बता दें, 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बालकृष्ण को बाबा रामदेव के सहयोगी हैं और उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी। फिलहाल उनको सिद्धूवाला जेल में रखा गया है। बालकृष्ण को बैरक नंबर 8 में रखा गया है। हम आपको बता दें कि बालकृष्ण की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 9 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। अदालत के फैसले के बाद बालकृष्ण को देहरादून के सिद्धूवाला जेल में ले जाया गया, जहां पर वो जेल की बैरक नंबर 8 में रहेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाबा रामदेव ने बालकृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रामदेव ने कहा है कि जो भी गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार उन्हें जेल भेज देती है। योग गुरु ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बालकृष्ण को जेल भेजकर सरकार ने उन्हें इनाम दिया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बड़े होने के नाते पहले उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। योग गुरु देहरादून जेल में बंद बालकृष्ण से मुलाकात करने पहुंचे थे।
आज श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डाल करके केंद्र सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आचार्य बालकृष्ण जी को पहले डाल दिया। पहले मेरा हक था, मैं बड़ा हूं, उनका बाद में हक पड़ता था। तो बाबा रामदेव ने बालकृष्ण की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। रामदेव ने साफ तौर से कहा कि जो भी गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है सरकार उसे जेल भेज देती है, जेल में डाल देती है सरकार। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका रास्ता सीधे जेल का होता है, यह कहा बाबा रामदेव ने। योग गुरु बाबा रामदेव ने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया और बालकृष्ण को जेल भेजकर सरकार ने उन्हें इनाम दिया है, यह बात बोली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो जेल भेजे गए हैं बालकृष्ण वो सरकार की तरफ से एक इनाम है। लेकिन उन्होंने, अभी आपने सुना जो बाबा रामदेव कह रहे थे कि अफसोस इस बात का है कि बड़े होने के नाते पहले बाबा रामदेव को जेल भेजा जाना चाहिए था। योग गुरु बाबा रामदेव देहरादून जेल में बंद बालकृष्ण से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो जिसने भी आवाज उठाई उसको जेल जाना पड़ा, यह कहना है बाबा रामदेव का। साफ तौर से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं बाबा रामदेव। बालकृष्ण जो कि उनके सहयोगी हैं 9 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। राहुल शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं बालकृष्ण के लिए। राहुल, आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या? चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से समर्थक जुटे हुए थे बाबा रामदेव के और बालकृष्ण के। जेल के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही थी और सिद्धोवाड़ा जेल है देहरादून में, जहां पर बालकृष्ण को रखा गया है 9 दिन तक। अगले 9 दिन तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। बैरक नंबर 8 है जिसमें बालकृष्ण को रखा गया है। फिलहाल इस जेल में बाबा रामदेव भी पहुंचे हुए थे बालकृष्ण से मुलाकात करने के लिए, और जब मुलाकात करके बाहर आए तो सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार उसको जेल में डाल देती है जो भी आवाज उठाता है, यानी कि जो आवाज उठाता है उसको जेल जाना पड़ता है, यह कहा है बाबा रामदेव ने। इसके साथ ही हम आपको बता दें, राहुल शेखावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कहीं ना कहीं अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं बालकृष्ण के लिए। अब बिल्कुल देखिए, जो आज अदालत में जो उनको उम्मीद थी कि कोई जमानत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदालत ने उनको जो था जेल भेजने का जो था हुक्म दिया है। तो यकीनन जो बालकृष्ण है उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब 9 दिन उनको जो था जेल के अंदर बिताना पड़ेगा। आज रात उनकी जो देहरादून की सिद्धोवाड़ा जेल है उसमें उनको बितानी पड़ेगी और जो बालकृष्ण है तो अब फिलहाल जेल में रहेंगे। जी अनुज। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शेखावत तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें, अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं और आगे आने वाले समय में जिस तरह से बाबा रामदेव कह रहे हैं केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि केंद्र सरकार जेल में डाल देती है जो भी आवाज उठाता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। एक आवाज उठी कि भाई खंडूरी जी के लीडरशिप में अगर विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इनको हटाया जाए। हट गए। तब भी एक विकल्प थे भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन तब एक दूसरे सज्जन उस कुर्सी पर आए कि भगत सिंह कोश्यारी जिस रूप में जहां जैसे भी रहता पार्टी की सेवा करता है, और इसलिए पार्टी ने सोचा कि नहीं एक बार कोश्यारी जी को पहले मौका मिल चुका है। अब निशंक का बहुत दिन से उत्तर प्रदेश के जमाने से मंत्री रहे हैं, 1991 से एमएलए रहे हैं और युवा हैं, डायनेमिक हैं, तो एक मौका उनको देने की बात उन्होंने सोची तो मौका दिया, उनको मौका मिल गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, भगत सिंह कोश्यारी। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े जनाधार वाले नेताओं में शुमार भगत सिंह कोश्यारी, जो अपने समर्थकों और प्रशंसकों के बीच भगत दा के नाम से जाने जाते हैं। भगत दा एक बार उत्तराखंड की कमान संभाल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ से 3 बार सूबे की कमान फिसली भी है, उनके हाथ में आते आते फिसली भी है। और भगत सिंह कोश्यारी आजकल इन दिनों बहुत चर्चा में है कांग्रेस के कुछ बड़े सियासतदानों के साथ अपनी मेल मुलाकातों को लेकर। भगत दा जब भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो उत्तराखंड की राजनीति में एक हलचल पैदा हो जाती है, एक खदबदाहट पैदा हो जाती है। आज चक्रव्यूह में हमारे साथ हैं खुद भगत सिंह कोश्यारी, उनसे शुरू करेंगे सवाल जवाब। भगत दा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। भगत दा जी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से अस्त व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 1 सीट पीछे रही जी, और कांग्रेस को ये प्रिविलेज था कि उनके जो नेचुरल अलाई उनकी बसपा है, जो जिनकी नूर कुश्ती चलती है, जो अंदर बहुत हल्ला करते फिर एक हो जाते हैं, तो क्योंकि उनके 3 सदस्य थे और वो सदस्य नेचुरली कांग्रेस के साथ चले गए, अगर शायद उसकी जगह सबके सब वो इंडिपेंडेंट होते उतने तो नेचुरली बीजेपी की सरकार होती। इसलिए एक सदस्य उनका हमसे ज्यादा हो जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे बहुत पीछे रहे या फिर हमारे कोई अस्त व्यस्तता का सवाल है। हम सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन भगत मैं ये इसमें थोड़ा सा आपसे नाइतफाकी रखूंगा। पहले किरण मंडल का मामला, फिर भीमलाल लारिया का मामला, फिर सितारगंज आ गया बीच में। सितारगंज में उम्मीदवार तय करने में समय बहुत ज्यादा लग गया। नेता विपक्ष का मामला आया, उसको तय करने में, अजय भट्ट को तय करने में बहुत समय लग गया। लगता नहीं कहीं कुछ पार्टी में गड़बड़ है, और वो तब जब भगत सिंह कोश्यारी जैसा आदमी वहां मौजूद है, जो पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानता है। नहीं, देखिए, ये जो किरण मंडल वाला प्रकरण है, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि भाई आप किरण मंडल को आप आपके हाथ से चले गए, और ये स्वाभाविक है कि भाई जब सत्ता किसी के पास होती है और वो सब नियम, धर्म, नैतिकता सबको ताक पर रख करके केवल कुर्सी के लिए अगर कोई आदमी खेल खेलता है तो वो उसको प्रिविलेज रहता है, और उस प्रिविलेज का उन्होंने अनड्यू फायदा उठा करके और हमारे एक विधायक को खरीद लिया, एक विधायक को गलत प्रलोभन दे करके, क्योंकि उसके कारण क्या था, लोग आके हमको जमीन मिल रही है, तो मनुष्य आखिर किसी को कुछ मिलता है तो बड़े बड़े फिसल जाते, मिलने पर तो इंद्र फिसल जाता है, तो बहुत छोटी छोटी सी बात है। इसलिए किरण मंडल चले गए,
पर उसके कारण से ऐसा नहीं कि जब आप भीमलाल की बात कर रहे हैं उन्होंने चिट्ठी तो लिखी कि विजय बहुगुणा को वो केवल वॉकओवर दीजिए। हाँ, परंतु उसमें हम लोग सफल हो गए कि वो भीमलाल को फुसलाने में और उसको अपने बात पक्ष करने में समर्थ नहीं हुए। तो उनकी बड़ी एक प्रकार से करारी हार है।